दोस्तों, हाजिर हुए एक और रिपोर्ट लेकर। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की मेरी आज की रिपोर्ट रहेगी हिंदी में, क्योंकि आज मैं बात करूंगा मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में। 12 अक्टूबर की रात मुंबई के खेर नगर इलाके में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया। 9 की पिस्तौलों से लैस 3 हमलावर आते हैं और उस वक्त सिद्दीकी को निशाना बनाते हैं जब वो अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से अपने घर की ओर बढ़ने के लिए अपनी रेंज रोवर गाड़ी की ओर चलकर जा रहे होते हैं। उस वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षा कर्मचारियों में से एक सुरक्षा कर्मचारी मौका वारदात पर मौजूद था। लेकिन दशहरे के समारोहों के बाद पटाखों की गूंज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इसी गूंज के बीच 9 की पिस्टल के फायर से कब गोलियां चली, बाबा सिद्दीकी को लगी, इसके बारे में ज्यादातर लोग समझ भी नहीं पाए। सिद्दीकी को जमीन पर खून से लथपथ लेटा देखा पाया गया, जिसके बाद अस्पताल उन्हें ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। मौका वारदात से ही 3 हमलावरों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक था हरियाणा का गुरमेल सिंह और दूसरा उत्तर प्रदेश का धर्मराज। तीसरा शूटर जिसने सबसे पहले बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलानी शुरू की, क्योंकि पुलिस की जांच में पाया गया है, पता चला है 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। उनके डिस्क्लोजर में यह चीज उभर कर सामने आई कि ये लोग पेपर स्प्रे लेकर आए थे। पेपर स्प्रे को बाबा सिद्दीकी की आंखों में छिड़कने, उनके सुरक्षा कर्मचारी की आंखों में छिड़कने के बाद इन्हें गोलियां चलानी थी। लेकिन शिवा गौतम यानी कि शिव कुमार नाम के उस तीसरे शूटर, जिसे अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई थी इस रिपोर्ट के बनने तक, उस द्वारा पहले ही फायरिंग शुरू कर दी गई। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी जो कि 3 मर्तबा विधानसभा क्षेत्र बांद्रा पश्चिमी से विधायक रह चुके थे, लगभग 4 दशक से लंबा उनका राजनीतिक करियर था, जो कि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में था। कुछ महीने पहले ही उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की थी। उनके बेटे अभी भी निवर्तमान विधायक थे और कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। बाबा सिद्दीकी का हुआ कत्ल एक असाधारण घटना, एक असाधारण वारदात सिर्फ उस मुंबई शहर के लिए नहीं है जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। न ही यह असाधारण घटना सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश, जहां पर कुछ ही देर बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए मानी जा सकती है। पूरे देश के लिए बाबा सिद्दीकी की इस हत्या को एक असाधारण घटना मानना बहुत जरूरी है। संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम, अंडरवर्ल्ड के नजरिए से जब हम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को देखने या समझने का प्रयास करते हैं, तो समझ में फिलहाल इस समय तक यही आ रहा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह दावा कि इस वारदात को शुभू लोनकर नाम के उस गैंगस्टर या उसके किसी मॉड्यूल ने अंजाम दिया, जिसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात की जिम्मेवारी ली है, तो अंडरवर्ल्ड में, देश महाराष्ट्र और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मोड़, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम 2 चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली तो यह कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों से बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को जोड़कर देखने का आधार आखिर है क्या। पिछले कुछ महीनों में जो आपराधिक वारदातें, घटनाएं महाराष्ट्र पुलिस के संज्ञान में आती रही हैं, जिनको सिर्फ एक ही नजरिया और चश्मे से देखा गया, यानी कि सुपरस्टार सलमान खान को निशाना बनाने के नजरिए से। काले हिरण शिकार मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सुपरस्टार सलमान खान को मारने का अपना इरादा जग जाहिर कई साल से कर रखा है। उसने ऐसी कई कोशिशें की, कई बार आपराधिक साजिशें की गई, शूटर्स भेजे गए, रेकीज करवाई गई, लेकिन सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई मार नहीं पाया। कुछ महीने पहले जब गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कुछ शूटर्स द्वारा गोलियां चलाकर वहां से लोग फरार हुए, उसके बाद यह मामला दोबारा सुर्खियों में आता है। लेकिन इससे कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद का घटनाक्रम आज हम उसको समझने की कोशिश इसलिए करेंगे कि जिस व्यक्ति ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के अगले दिन, यानी कि कुछ घंटे इस वारदात घटने के बाद जिम्मेवारी सोशल मीडिया पोस्ट पर ली, शुभू लोनकर महाराष्ट्र, उस व्यक्ति को महाराष्ट्र पुलिस, अकोला जिले की पुलिस ने 30 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था हथियारों के साथ। लेकिन क्या वो हथियार बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने के नजरिए से मंगाए गए थे, प्रोक्योर किए गए थे? इस बात को लेकर जांच निर्णायक नहीं रह पाई। पॉसिबली शुभू लोनकर जेल से रिहा हो गया। हम सब जानते हैं
कि आर्म्स एक्ट मामलों में ज्यादा लंबे समय तक मुलजिमों को जेल में नहीं रखा जा सकता। और कुछ महीने बाद बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया जाता है और सोशल मीडिया पोस्ट पर जिम्मेवारी लेता है वही शुभू लोनकर। इसके अलावा दूसरा वो पक्ष जिसे आज इस रिपोर्ट में समझने की हम कोशिश करेंगे वो ये है कि क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने आर्थिक राजधानी मुंबई के बीचों बीच कई दशकों के बाद मुंबई शहर या महाराष्ट्र प्रदेश की सबसे बड़ी इस टारगेटेड किलिंग यानी कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल की वारदात को अंजाम देकर यह मैसेज साफ भेज दिया है कि मुंबई, महाराष्ट्र और भारत का सबसे बड़ा डॉन अब दाऊद इब्राहिम नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है। यह एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहूंगा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के उस दावे पर, शुभू लोनकर महाराष्ट्र का वो दावा जिसमें बताए गए हैं कारण, कथित कारण। अब ये पोस्ट सही या नहीं है इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि गैंगस्टर्स द्वारा सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डालकर दावे किए जाते हैं ज्यादातर पुलिस की तफ्तीश उसी तरफ जाती है। दोस्तों, साल 2022, 2023 और 2024 में इस देश में 3 बड़ी आपराधिक वारदातों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा अंजाम दिया गया है। 29 मई 2022 को कत्ल किया जाता है मानसा, पंजाब में शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला को, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोल्डी ब्राड ने ली। साल 2023 में राजस्थान में कत्ल किया जाता है सुखदेव गोगामेडी, जो कि राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष थे। एक बहुत बड़ी किलिंग जिसने राजस्थान की राजनीति और खास करके राजपूत समाज में एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा किया। इस वारदात की जिम्मेवारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा ने ली। 2024 में सबसे बड़ी मुंबई और देश की टारगेटेड किलिंग बाबा सिद्दीकी हत्याकांड 12 अक्टूबर, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्राड, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई इनके द्वारा किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर या उसके जरिए ना लेकर ली जाती है शुभू लोनकर महाराष्ट्र की पोस्ट से। सो क्या कानूनी दावपेच या अदालतों में कोर्ट या पुलिस देश की जांच एजेंसियों से बचने के लिए यह जिम्मेवारी शुभू लोनकर महाराष्ट्र के आईडी से दिलवाई गई? जबकि अगर मैं गलत नहीं हूं, यह मेरा आकलन है कि 2022, 2023 और 2024 इन 3 सालों में 3 बड़ी टारगेटेड किलिंग्स जो कि पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में हुई, उनमें से ही नहीं बल्कि पिछले 25 या 30 सालों की जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, बड़ी किलिंग्स, उनमें बाबा सिद्दीकी की टारगेटेड सबसे बड़ी हत्या की वारदात है। दोस्तों, अगर हम मुंबई और महाराष्ट्र के संगठित अपराध के लैंडस्केप में जो भी घटनाएं या टारगेटेड हिट्स, किलिंग्स पिछले कई दशकों में हुई हैं, उनके इतिहास को एग्जामिन करें तो आखिरी जो वारदात एक शिवसेना के म्युनिसिपल काउंसिलर की 2007 में हुई थी, एक पॉलिटिशियन की हत्या, वही ध्यान में आती है। इससे पहले 1997 में, अगस्त 1997 में कत्ल किया गया था मुंबई में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को। डी कंपनी दाऊद इब्राहिम के इशारे पे गुलशन कुमार की हत्या की गई। इससे पहले 1994 में खटाऊ मिल्स के मालिक सुनीत खटाऊ का कत्ल किया जाता है। 1994 और 95 का वो दौर जिसमें तकरीबन 16 से 17 टारगेटेड किलिंग्स हुई डी कंपनी अंडरवर्ल्ड के इशारे पर। इनफैक्ट मुंबई के अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर्स के तहत एक दूसरे के गैंग मेंबर्स को निशाना बनाए जाने का सिलसिला 1981 में दाऊद इब्राहिम के खुद के भाई को करीम लाला गैंग द्वारा निशाना बनाकर उसकी हत्या किए जाने के बाद शुरू हुआ। इसके बाद 1983-84 आते आते दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई की हत्या का बदला करीम लाला गैंग के समत खान और कुछ लोगों को मार कर लिया। यह गैंग वॉर जारी रही, लेकिन मुंबई में डी कंपनी दाऊद इब्राहिम का सिक्का जमता गया। रियल एस्टेट, बॉलीवुड और हर वो कारोबार जिसमें कमाई थी, काली कमाई थी, उसमें दाऊद इब्राहिम की हिस्सेदारी होने लगी। और यही समय था जबकि उसका असर रसूख बढ़ा। मुंबई बम धमाके एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थे, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम का ग्राफ नीचे तो आने लगा, लेकिन 1994 और 95 दो ऐसे साल थे जिस दौरान मुंबई में, शहर में बहुत बड़ी वारदातें हुई।
सो 1994 में खताऊ मिल के मालिक सुनीत खताऊ का कत्ल और गुलशन कुमार का 1997 का कत्ल, ये वो बड़ी वारदातें थी जो कि मुंबई की आखिरी बड़ी टारगेटेड किलिंग्स कही जा सकती है। 1997 के टी सीरीज मालिक गुलशन कुमार के हत्याकांड के 27 साल बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, एक ऐसे कद के राजनेता की हत्या जो कि राजनीति में जितना असर रसूख रखता था, लगभग उतना या उससे कहीं ज्यादा असर रसूख रखता था रियल एस्टेट जगत में, बॉलीवुड, मनोरंजन जगत में। और जो चर्चाएं रही हैं, जिस तरीके के विवाद बाबा सिद्दीकी के साथ जुड़े रहे हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड और डी कंपनी के दायरों में भी, यही कारण था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई 100 करोड़ की संपत्तियां बाबा सिद्दीकी की कुछ साल पहले ही कुर्क की थी, उनको सीज किया था। सिद्दीकी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा विवाद था स्लम रिहैबिलिटेशन फंड या स्कीम को लेकर हुआ एक बड़ा घोटाला जिसपे उनका नाम उछला। मोटे मोटे रूप में अगर देखा जाए तो डी कंपनी या दाऊद इब्राहिम का कई दशकों से लगातार कम हो रहा प्रभाव, इसके बावजूद भी बाबा सिद्दीकी का इन्फ्लुएंस मुंबई में, महाराष्ट्र की राजनीति में कम नहीं हुआ था। यही कारण था कि कुछ ही महीने पहले कांग्रेस से एनसीपी अजीत पवार फैक्शन में वो शामिल हुए। सो बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाए जाने के पीछे कारण क्या थे? अगर हम अंडरवर्ल्ड, ऑर्गेनाइज संगठित अपराध जगत के नजरिए से समझे और अगर हम उस पोस्ट को सही माने जो कि इस लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर शुभू लोनकर महाराष्ट्र द्वारा डाली गई है, तो उसके मुताबिक कारण बहुत ही क्लियर है कि दाऊद इब्राहिम सलमान खान से नजदीकी महंगी पड़ी बाबा सिद्दीकी को। इसके अलावा एक्टर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित निवास के बाहर कुछ महीने पहले हुई फायरिंग के मामले में पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही दो गैंगस्टर सोनू बिश्नोई और अनुज थापन में से एक अनुज थापन द्वारा मुंबई पुलिस की कस्टडी में खुदकुशी आत्महत्या किए जाने के कारण को भी बाबा सिद्दीकी की मौत या उसकी हत्या के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। दोस्तों, मैं वापस आना चाहूंगा इस शुभ लोनकर पर। शुभू लोनकर, जैसे मैंने रिपोर्ट में पहले जिक्र किया था, 30 जनवरी 2024 यानी कि आज से तकरीबन 9 साढ़े 9 महीने पहले भी गिरफ्तार किया गया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में महाराष्ट्र के अकोला जिला पुलिस ने दो अपराधियों को 2 पिस्तौलों और 9 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद पता यह चला कि उनको ये पिस्तौल शुभू लोनकर नाम के एक क्रिमिनल अपराधी द्वारा मुहैया करवाए गए, जिसके बाद 30 जनवरी 2024 को शुभू लोनकर को गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछताछ इंटेरोगेशन के बाद यह तथ्य सामने आए कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका में उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ शुभू लोनकर पिछले कई सालों से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। यानी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए कई बार शुभू लोनकर से 2022 और 2023 में बातचीत की। इसी समय अनमोल बिश्नोई ने भी कई मर्तबा शुभू लोनकर से बात की। आपको याद होगा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के महाराष्ट्र आधारित अपराधियों से तार जुड़ने का पहला बड़ा मामला उस वक्त उजागर हुआ था जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होने के बाद खदशा जांच एजेंसी को यह था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने महाराष्ट्र से कुछ शूटर्स को बुलवाकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया। सौरभ महाकाल नाम के एक क्रिमिनल का नाम उस वक्त उभरा था, लेकिन बाद में जो तफ्तीश हुई उसमें उन शूटर्स यानी कि महाराष्ट्र के इन क्रिमिनल्स की भूमिका सिद्धू मूसेवाला मर्डर में सामने नहीं आई। 2017 और 2018 के बाद लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है। सलमान को निशाना बनाने के मंसूबे से अपने खासम खास संपत नेहरा को कई साल पहले ही लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई महाराष्ट्र भेजा। बेंगलुरु से जब संपत नेहरा को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, उस वक्त भी संपत नेहरा सलमान खान को निशाना बनाए जाने की कोशिश कर रहा था। पिछले तमाम इन सालों में महाराष्ट्र या मुंबई में जो भी हरकत या गतिविधि लॉरेंस बिश्नोई गैंग या उसके गुर्गों की रही है, उसे एक्टर सलमान खान को निशाना टारगेट बनाए जाने के नजरिए से ही देखा गया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मुंबई में महाराष्ट्र की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी के बीचों बीच बाबा सिद्दीकी के कद के नेता इस प्रभावशाली रसूखदार टारगेट को अपने निशाने पर लेकर लॉरेंस बिश्नोई जो संदेश देना चाह रहा है दुनिया को अंडरवर्ल्ड में, वो साफ है
कि दाऊद इब्राहिम की जगह लॉरेंस बिश्नोई खुद को स्थापित कर रहा है। दोस्तों, शुभू लोनकर 30 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुआ। आर्म्स एक्ट का केस था, उसके बाद वो छूट गया। लेकिन इससे कुछ महीने पीछे चलते हैं, यानी कि पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2023, जब मुंबई पुलिस की एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने उभरते हैं। इनफैक्ट लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए क्रिमिनल्स और उसके साथ संपर्क में रहने वाले क्रिमिनल्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जब स्कैन किया जाता है, उसमें एक गतिविधि का पता चलता है कि बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि एक्टिव है, सक्रिय हैं। मुंबई पुलिस द्वारा लॉरेंस गैंग के अपराधियों की खंगाली जा रही सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जारी इस पड़ताल के कुछ महीने बाद शुभू लोनकर के 30 जनवरी को गिरफ्तार होने और छूटने के पॉसिबली कुछ हफ्ते बाद जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग अप्रैल के महीने में हुई, सागर पाल और विक्की गुप्ता नाम के क्रिमिनल, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग के एक मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे थे, जिसके बाद फाजिल्का से अनुज थापन और सोनू बिश्नोई को गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। इसके कुछ ही हफ्ते बाद कई और गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि सबका ध्यान सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले पर था। लेकिन जो मॉड्यूल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नवी मुंबई में पकड़ा गया, वो ज्यादा खतरनाक था। पकड़े गए इस मॉड्यूल में घनश्याम कश्यप, गौरव भाटिया, वसीम चिकना और एक और व्यक्ति था, जिसके बाद हरियाणा के भिवानी से इनके एक और साथी को गिरफ्तार किया गया। पता यह लगा कि पाकिस्तान आधारित एक अपराधी एक बड़ा नेक्सस चलाने वाले डोगर नाम के व्यक्ति से कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन, जिसमें AK-47 एक असॉल्ट राइफल को मंगाया जाना था, उस हथियारों की प्रोक्योरमेंट में यह पूरा का पूरा मॉड्यूल लगा हुआ था। सो ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र या मुंबई पुलिस के नोटिस, उनके संज्ञान में लॉरेंस गैंग की महाराष्ट्र आधारित गतिविधियां नहीं थी, और वो भी पिछले पूरे एक साल से उसके साथ जुड़े सारे क्रिमिनल्स की गतिविधियों पर पुलिस की नजर थी। शुभू लोनकर को पकड़ा भी गया, छोड़ा भी गया। इनफैक्ट शुभू लोनकर 2 हथियार उसने कुछ लोगों को मुहैया कराए थे। वो हथियार किस हथियार के सप्लायर से लिए गए और उन हथियारों से किस वारदात को अंजाम दिया जाना था, ये एंड पुलिस को जांच में सामने नहीं आ पाए। यानी कि एक ऐसा मॉड्यूल था शुभू लोनकर का भी, जिसे आगे पता नहीं था कि उसको हथियार कौन देकर गया है और आगे इन हथियारों से किस वारदात को अंजाम दिया जाना था। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया, यानी कि पाकिस्तान में डोगर नाम के एक अपराधी से AK-47 असॉल्ट राइफल और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हासिल कर सलमान खान को निशाना बनाए जाने की कोशिश, ये बहुत ऐसे संकेत थे जिनसे महाराष्ट्र या मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई द्वारा की जाने वाली एक बड़ी वारदात का इशारा तो मिल रहा था। लेकिन सबको यही अनुमान या यही अंदाजा था कि यह निशाना सलमान खान होगा। हुआ कुछ और, एक बहुत बड़ी वारदात होती है। बाबा सिद्दीकी, एक बहुत ही बड़े कद का नेता, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली व्यक्ति, जिसकी मौत ने मुंबई को हिला दिया है। वापस 1980 और 90 की उन टारगेटेड किलिंग्स की यादें इस वक्त मुंबई में ताजा हो चुकी हैं। जो डर राजनेता अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के चलते अक्सर अपने बयानों में जाहिर करते हैं, वो डर असल में एक असलियत बन चुका है। लेकिन सब्जेक्ट टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पड़ताल एजेंसियों की जांच मुकम्मल होने तक अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर शुभू लोनकर द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे की प्रामाणिकता को सही पाया गया, तो दीवार पर लिखी हुई बहुत बड़ी बात, राइटिंग ऑन द वॉल, वो यही है कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह अगला बड़ा डॉन लॉरेंस बिश्नोई खुद को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी टारगेट किलिंग कर चुका है, जो कि मुंबई शहर के अपने इतिहास में तकरीबन 2.5 दशक के बाद हुई सबसे बड़ी किलिंग है। दोस्तों, ये सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अंडरवर्ल्ड में जो मैसेज इस वक्त जा चुका है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या फिर उसके विरोधी गैंग, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये वो 4-5 राज्य थे या हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ के और अलाइंड गैंग मेंबर्स की गतिविधियां ज्यादातर केंद्रित रही हैं। लेकिन राजस्थान में पिछले साल सुखदेव गोगामेडी और अब महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी, इशारा बिल्कुल साफ है। दाऊद इब्राहिम की जगह लेकर खुद को देश का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन साबित और स्थापित करने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बैठकर
अपनी सभी हदें पार कर चुका है, बेकाबू हो चुका है। देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ऐसे जघन्य अपराध को वो अंजाम दिलवा रहा है जिससे लोगों के मन में, उनके दिलों में उसका खौफ, उसका भय, उसका आतंक बने, ताकि कारोबारी समुदाय, बिजनेस कम्युनिटी उसकी एक कॉल पर करोड़ों करोड़ों रुपए की रंगदारियां, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर उसे दें। विदेश में बैठे उसके गैंगस्टर्स गोल्डी बराड, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई इन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाएं। इन वारदातों को अंजाम देने वाले ये गुर्गे और फुट सोल्जर्स बेशक कुछ कुछ घंटों या कुछ कुछ दिनों में जांच एजेंसियों द्वारा धरपकड़ के बाद काबू कर लिए जाएं, लेकिन इनके फॉरेन बेस्ड हैंडलर्स की गतिविधियां रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही। 2022 में सिद्धू मूसेवाला, 2023 में सुखदेव गोगामेडी, 2024 में बाबा सिद्दीकी। गुजरात की जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों पर रोक नहीं लग रही है, और यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि जेल से बैठा एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर अपराध जगत में लगातार इन गतिविधियों के चलते अपने कद को इस कदर बढ़ा चुका है कि आज देश की आर्थिक राजधानी भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अंदर से कांप रही है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पिछले साल तकरीबन इन्हीं महीनों में एक रिपोर्ट बनाई थी जब लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात में पूछताछ के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उसे साबरमती जेल में पिछले 1 साल से रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक विशेष क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा को इन्वोक करने के बाद यह प्रावधान रखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई देश की किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा, उसकी हाजिरी नहीं होगी, कितने भी संगीन मुकदमे क्यों ना हो। और मैंने अपनी रिपोर्ट्स में सवाल भी उठाया है कि क्या कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर भविष्य में किसी ऐसी आपराधिक वारदात में संलिप्त पाया जाता है, क्या उस वारदात में पूछताछ का दायरा लॉरेंस बिश्नोई तक नहीं पहुंचेगा? जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद उसे दिल्ली से रिमांड पर लाया गया, उसे पूछताछ की गई और कई जिला पुलिस, पंजाब की कई जिला पुलिस ने उससे इंटेरोगेशन की। सो क्या भविष्य में होने वाली वो वारदातें जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग या उसकी भूमिका सामने आती है, क्या उन मामलों में लॉरेंस बिश्नोई से कभी पूछताछ भी कोई नहीं करेगा? जब सलमान खान के घर के बाहर कुछ महीने पहले गोलियां चली थी, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए गैंग मेंबर्स की भूमिका सामने आई थी, तब भी यह सवाल उभरा था कि क्या मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए मुंबई में ला सकती है? लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल से बैठकर इन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक निर्देश और ऑर्डर के बाद उसे गुजरात की जेल से कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता। यह बात एक बहुत ही गहरा चिंतन मांगती है। आपके, हमारे सबके लिए सोचने का विषय है कि विदेश में बैठा कोई क्रिमिनल आपराधिक वारदातों को किसी अन्य मुल्क में अंजाम दिलवाकर अंडरवर्ल्ड में अपना कद ऊंचा करे, यह समझ में आता है, लेकिन जेल में बैठा एक क्रिमिनल इस स्तर पर पहुंच जाए, सिर्फ देश ही क्यों बल्कि विदेशों में भी उसके अपराध के, उसके द्वारा वसूली जा रही रंगदारियों के, उसके द्वारा बिजनेसमैन और कारोबारियों को दी जा रही धमकियों के वॉइस नोट, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल्स की चर्चा हो और इस गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर कोई अंकुश ना लग पा रहा हो, यह किसकी कमजोरी है, यह किसकी कमी है? सो आज चुनौती सिर्फ मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के लिए नहीं है, बल्कि देश की पुलिस के लिए भी है, देश की सरकार के लिए भी है कि क्या गुजरात की जेल से बैठकर ऑपरेट करने वाले एक क्रिमिनल की गतिविधियों को साल दर साल बिना किसी रोक के, बिना किसी अंकुश के आगे बढ़ते हुए इस तरीके से होती हुई जघन्य वारदातों के रूप में देखा या बर्दाश्त किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैं जाते जाते एक और स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी समय अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह डॉन रहे दाऊद इब्राहिम की गतिविधियां, उनके ऑपरेशंस भारत में कई साल पहले ही समेटे जा चुके हैं। भारत के बाहर कई और मुल्क, जिनमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मलेशिया या देश के कई मुल्क हैं, वहां पर दाऊद इब्राहिम के ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। एक अलग और बहुत ही बड़ी लीग में दाऊद इब्राहिम ड्रग स्मगलिंग सिंडिकेट से लेकर फेक करेंसी रैकेट तक इन सभी चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन भारत में सतही स्तर पर उसके इशारे पर काम करने वाले, वारदातों को अंजाम देने वाले क्रिमिनल गैंगस्टर्स अब खत्म हो चुके हैं। सो अगर लॉरेंस बिश्नोई
मुंबई में या महाराष्ट्र में अपने पैर पसारने के लिए बाबा सिद्दीकी जैसे कत्ल या हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे रहा है, इसके जरिए मुंबई में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यह चीज पक्की है कि लॉरेंस बिश्नोई का मुकाबला मुंबई या महाराष्ट्र में इस वक्त फिलहाल किसी से नहीं है। तो दोस्तों, आज इस रिपोर्ट को यहीं रोकेंगे, थोड़ी लंबी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ अपने विचार होंगे, आपके पास भी इंसाइट्स होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस मामले में फॉलोअप रिपोर्ट्स भी मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर एक और रिपोर्ट के साथ जल्द मिलते हैं।